हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप सभी का स्टार के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यानी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। विज्ञान का यानी साइंस का, बायोलॉजी का ये लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न है। बदले गए पैटर्न पर आधारित न्यू मॉडल सेट प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के आगामी 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी बच्चे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए starkstudy.com और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कोर्स, और यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन का वीडियो का। आज ये सेट नंबर 4 का हम लोग बायोलॉजी का करने वाले हैं और लास्ट आइए इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का लेकर के आएंगे। तो इसी तरह से हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो प्रत्येक दिन आप लोग को वीडियो पढ़ने के लिए देखने के लिए मिलेगा, तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में और लास्ट में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग 21 से 28 तक क्वेश्चन करेंगे जो कि आप लोग के लिए बायोलॉजी का है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय, और ये 2 नंबर में आप लोग को पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये सभी हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मोस्ट ऑफ द कच्चे पदार्थ क्या क्या जरूर है। तो सूर्य से सूर्य का प्रकाश, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, और मिट्टी से खनिज लवण और जल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों के द्वारा भोजन करके पत्ती के द्वारा पत्ती भोजन तैयार करके प्रत्येक भागों में पहुंचाया जाता है। इसमें जो होता है सो 2 प्रक्रिया होता है। जल जो पहुंचाने का काम करता है वो जैलम करता है, और भोजन जो पहुंचाने का कार्य करता है वो फ्लोएम करता है। तो यह आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैलम का क्या कार्य है और फ्लोएम का क्या कार्य है। तो यहाँ पे मैं इसलिए बता दी ताकि आप लोग को इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन याद रहे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री निम्नलिखित जगहों से प्राप्त करते हैं। तो अपनी भाषा में, सरल भाषा में पढ़िए ताकि याद हो, और समझ करके पढ़िए ताकि एग्जाम में अपने भाषा में लिख सकें। कार्बन डाइऑक्साइड इसे वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है। जल भूमि से पौधे जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं। पर्णहरित या पौधे कोशिकाओं में स्थित हरित लवक होते हैं। और ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पत्ती का रंग हरा क्यों पाया जाता है। ये पर्णहरित के कारण यानी हरित लवक के कारण ही और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हरा रंग पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से बनता है। फिर सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के पौधे फोटोन ऊर्जा कणों को रूप में प्राप्त करते हैं जो कि क्लोरोफिल में संचित होकर आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन और दहन में 2 अंतर लिखे। तो श्वसन क्या होता है, जो सांस लेने की प्रक्रिया होता है वो क्या कहता है, श्वसन कहते हैं। तो दहन होता है जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो क्या होता है, दहन होता है। तो देखिए ऐसे है कि प्रक्रिया की प्रवृत्ति के आधार पे है कि जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। दहन क्या है, भौतिकीय रासायनिक अभिक्रिया है जो अचानक होती है, उपस्थिति का स्थल या कोशिका स्तर पर होता है, ये कोशिकीय स्तर पर नहीं होता है। तो इसमें 2 अंतर पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, जो हमारे नियंत्रित में होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। इसमें विभिन्न ग्राही संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए छत्र होते हैं। सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकना के मध्य एवं पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। क्रियाओं में इस मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क में नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। तो मस्तिष्क का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, सोचना यानी थिंकिंग, रीजनिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। आवेग ग्रहण करना तथा मस्तिष्क में ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करना। यानी जब कोई हम लोग जो सूचना ग्रहण करते हैं तो फिर उसका रिप्लाई जो करते हैं वो किसके कारण होता है, मस्तिष्क के कारण ही होते हैं। ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया
विभिन्न आवेगों का सहबंधन कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक समन्वय करना। और हम लोग जितने भी क्रिया करते हैं वो किसके कारण? मस्तिष्क के कारण ही। सूचनाओं का भंडारण करना तथा मस्तिष्क में अनेक सूचनाएं चेतना या ज्ञान के रूप में रहती है। इसी कारणवश मानव मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागण किसे कहते हैं? परागण यानी पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ क्या होता है? पुंकेसर और स्त्रीकेसर तक जो पहुंचाने की प्रक्रिया होता है वो क्या होता है? परागण होता है। वर्षा होने पर परागण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चलिए इसको पढ़ते हैं। पुंकेसर के परागकोश से स्त्रीकेसर के वर्तिकांग्र पर परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, यानी पोलिनेशन कहते हैं। परागकणों का यह स्थानांतरण जब एक ही फूल के अथवा एक ही पौधे के दो फूलों के बीच होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, यानी स्वपरागण कहते हैं। जब एक पौधा दूसरे पौधे के माध्यम से होता है, जो कि इंसेक्ट हवा के जल के माध्यम से होता है, तो उसको क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वपरागण करने वाले फूल अधिकतर सफ़ेद होता है। और जब परागण क्रिया एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे के फूलों के बीच संपन्न होती है तब इसे परपरागण कहते हैं। परपरागण करने वाले फूल रंगीन तथा चमकदार होते हैं। परपरागण में परागणों का स्थानांतरण कीट द्वारा, हवा द्वारा और पानी के द्वारा होता है। परागण के फलस्वरूप बीज और फल बनते हैं। वर्षा होने पर परागण की क्रिया मंद हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण तथा परपरागण में मुख्य अंतर स्पष्ट करें। यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यानी VBA है, अच्छे से इसको याद कीजिएगा। तो स्वपरागण का मतलब क्या होता है कि एक ही फूल में, जैसे कि ये एक फूल है और इसमें स्त्रीकेसर हो गया तो इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी पाया जाता है। जब ये इसमें एक ही फूल के, ये पुंकेसर है, एक ही फूल के अंदर जो वर्तिकांग यहाँ पे हाइपोथैलेमस में जब होता है तो क्या होता है? स्वपरागण होता है। अब वही दूसरे फूल, जैसे कि एक फूल है और ये कीट और हवा के माध्यम से दूसरे फूल उड़ा करके ले जाता है तो वो क्या होता है? परपरागण होता है। तो एक ही फूल के परागणों का परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकांग तक पहुंचाने की क्रिया है। यह हमेशा वायु के स्पर्श से होता है। जब वायु चलता है तो ये क्या होता है? इसका जो परागण होता है वो स्त्रीकेसर में से उड़ करके हवा के माध्यम से चला जाता है। संतति जनक पौधे काफ़ी मिलते जुलते हैं। यह क्या है? एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकांग तक पहुँचाने का कार्य करता है। यह वायु, जलकीट, इसका चमगादड़ आदि के द्वारा होता है। जनक पौधे से काफ़ी भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्नता क्या है? परिभाषित करें। तो विभिन्नता का कहने का वर्ड से ही पता चलता है कि इंडिविजुअलिटी, यानी अलग अलग, यानी कोई एक माँ बाप का 4 बच्चे हैं तो चारों क्या होता है? एक जैसा, यानी इंडिविजुअल नहीं होता है, चारों सेम नहीं होता है। सब किसी का रंग, गुण, आकार, बोलने का तरीका, मस्तिष्क का क्षमता क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो वही हुआ विभिन्नता। क्या कहता है कि अगर एक ही तरह के जनकों से उत्पन्न संतानों का अवलोकन किया जाए तो उनमें हमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य मिलेगी। यह अंतर रंग का हो सकता है, रूप का हो सकता है, शरीर का बनावट का हो सकता है, आवाज़ का हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज हो सकता है, कोई मैथ में तेज हो सकता है, कोई साइंस में तेज हो सकता है, कोई इंग्लिश में तेज हो सकता है। तो इंडिविजुअलिटी यानी विभिन्नता रूप में नजर आते हैं। एक ही प्रजाति के जीवों में देखने वाले यह अंतर आनुवांशिक अंतर या वातावरणीय दशाओं के अंतर के कारण होते हैं। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों को विभिन्नता कहते हैं, यानी वेरिएशन कहते हैं। अतः विभिन्नता जीव के एक ऐसे गुण है जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का बी है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप में प्रभावी अथवा अप्रभावी होता है। तो मेंडल का जो प्रयोग था वो किस पौधे पे किया था? मटर के पौधे पे किया था। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्होंने कितने पौधे लिए थे? तो 7 विभिन्न लक्षण के पौधे पे अपना प्रयोग किया था।
तो चलिए पढ़ते हैं इसको कि मेंडल ने 2 विभिन्न विकल्पों लक्षणों वाले मटर के पौधे का चयन किया, जिसमें एक क्या था, एक लंबा पौधा था, एक बौना पौधा था। लंबे पौधे तथा बौने पौधे का संस्करण कराकर प्राप्त स्थिति में लंबे एवं बौने पौधे का गणना की प्रथम स्थिति PDF1 में कोई पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे क्या हो गया, लंबा हो गया। 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया तथा लेकिन दूसरी PDF2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे बल्कि उनमें से 1/4 बौने पौधे थे। इससे स्पष्ट हुआ कि किसी भी लक्षण के 2 विकल्प लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में भी लक्षण के 2 विकल्प की स्वतंत्र रूप से वंशानुगति होता है। यानी कहने का मतलब ये नहीं कि अगर 4 बच्चे हैं तो चारों पिता के समान ही हो सकता है, उसमें 2 माता के समान भी हो सकता है या 3 माता के समान हो सकता है, एक पिता के, यानी कि इंडिविजुअलिटी, यानी दोनों का लक्षण समाहित होता है। यानी कि सारे पिता के समान ही हो जाएगा, सारा माता के समान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो वंशानुगत लक्षण क्या होता है, दोनों विकल्पों निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें। तो क्वेश्चन से ही इसका उत्तर स्पष्ट होता है कि यदि हम एक ही, जैसे कि सारे पौधे को ख़त्म कर देंगे तो जितने भी ये शाकाहारी जीव है वो क्या खाएंगे। अगर किसी सभी मांसाहारी को ही समाप्त कर देंगे तो शाकाहारी का अत्यधिक जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो उसको कौन खाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा, यानी हमारा पर्यावरण बिगड़ सकता है। तो इसी के कारण क्या होता है, बैलेंस को बनाने के लिए हमको पोषीय स्तर को क्या रखना चाहिए, संतुलित रखना चाहिए, यानी आहार श्रृंखला को बराबर रखना चाहिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो क्या कहता है कि यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे या मार डालेंगे तो परिस्थितिकी तंत्र संतुलन यानी असंतुलित हो जाएगा। प्रकृति की सभी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर इनमें से एक श्रृंखला को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो उस आहार श्रृंखला का संबंध किसी दूसरी श्रृंखला से जुड़ा जाता है। यदि आहार श्रृंखला के शेरों को मार दिया जाए तो घास चरने वाले हिरणों की वृद्धि अनियंत्रित हो जाएगी, क्योंकि शेर किसको खाता है, हिरण को खाता है, हिरण किसको खाता है, घास को खाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। उनकी बढ़ती जनसंख्या घास और वनस्पति को खत्म कर देगी और वह क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएगा, यानी सारा घास खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, खेती लायक ज़मीन ही नहीं बचेगा, वो बंजर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे आहार श्रृंखला को संतुलित रखने के लिए यानी सभी पोषी स्तर का रहना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। तो आहार श्रृंखला यानी पारिस्थितिकी तंत्र। आहार श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक पथ यानी यूनिडायरेक्शनल प्रवाह इसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों द्वारा होता है। जीवों की इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। जैसे कि उत्पादक किस पे, उत्पादक पे निर्भर रहता है उपभोक्ता। तो जैसे कि घास हो गया या पेड़ पौधा हो गया, वो कौन खाता है, बकरी खाता है, यानी शाकाहारी जीव खाता है। फिर उसको कौन खाता है, मानव खाता है। फिर मानव मर जाता है तो वो अपघटित हो जाता है, या फिर उसको जला दिया जाता है तो राख हो जाता है, तो वो उसको फिर खेतों में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है एक चेन के माध्यम से, उसी को क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिया कि घास है तो इसको कौन खाता है, ग्रास हॉपर को कौन खाता है, मेढक को कौन खाता है, सर्प को कौन खाता है, गिद्ध खाता है। तो एक प्रकार के जुड़े हुए हैं। तो यह आहार श्रृंखला का प्रारंभ सदा उत्पादक से होता है। इसके बाद श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जिसको हम लोग शाकाहारी जीव कहते हैं। फिर मांसाहारी जीव होता है, फिर सर्वाहारी जीव होता है। बाद में द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी था, फिर तृतीय उपभोक्ता उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी जंतु रहते हैं। कुछ आहार श्रृंखला में 5वीं या 6ठी कड़ी भी होती है। कुछ समान आहार श्रृंखला निम्नलिखित है। यहाँ पे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखिए, शैवाल को कौन खाता है, छोटा जीव खाता है। छोटे जीव को छोटी मछली को बड़ी मछली को मांसाहारी जीव। तो जब भी आहार श्रृंखला या फूड चेन पूछा जाए तो इसमें कम से कम 2 एग्जाम्पल इसका मोस्ट विविया है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण के लिए कुछ उपाय सुझाएं। तो वन संरक्षण, तो पहले क्वेश्चन है, तो वन संरक्षण का मीन्स क्या हुआ कि वनों को संरक्षित करना यानी बचाव करना। तो इसके लिए पढ़ाए थे चिपको आंदोलन की, जो कि पेड़ों को संरक्षित करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था गढ़वाल में रैनी नामक गाँव में। दूसरे सेट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से वन संरक्षण हमारे लिए क्या है, बहुत ही
ज़रूरी है। अगर वन को संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि वनों के कारण से ही हम लोग क्या होता है, मिट्टी का अपरदन को रोका जा सकता है, वर्षा होने में मदद होता है तथा हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से हमारे लिए वन संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो वनों के संरक्षण हेतु वनों का नियंत्रण वहाँ के मूल निवासियों के हाथ में दे देना चाहिए कि आप ही लोग इसका निर्णय लीजिए कि वन को संरक्षित करना चाहिए या नहीं चाहिए। आजकल तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या हो गया, हमारा पर्यावरण अनियंत्रित होते जा रहा है, क्योंकि वनों का अत्यधिक मात्रा में काटा जा रहा है। लोग गांव से शहर की ओर मूव कर रहे हैं और शहरों में वृक्षों को काट के बड़े बड़े बिल्डिंग और अपार्टमेंट बनाए जाते हैं और कारखाने खोले जाते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। इस बात से प्राप्त प्रमाण है कि स्थानीय निवासी परंपरानुसार वनों के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अमृता देवी बिश्नोई स्मृति में दिए जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार, जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरी वाली गाँव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए कितना ईस्वी में, 1731 ईस्वी में कितने लोगों के साथ, 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था और किस वृक्ष को बचाने के लिए, तो खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन भी था, जो 1970 के दशक का घटना है। वहाँ पे पुरुष न रहने के कारण क्या, तो वहाँ के गाँव की स्त्रियाँ पेड़ों से जाकर के चिपक गई थी, जिससे ठेकेदार का आदमी उसको पेड़ों को काटने से मजबूर हो गया और वो नहीं काटा। इस प्रकार से पेड़ों का बचाव हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग वनों को संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो बहुत से रासायनिक पदार्थों जैसे कीटनाशक, उर्वरक आदि का उपयोग फसलों की उत्पादकता बढ़ाने व उन्हें रोगों से बचाने के लिए किया जाता है। आहार श्रृंखला द्वारा ये रसायन विभिन्न पोषक स्तरों में अंततः मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। तो जैव आवर्धन मतलब नए नए जीवों का उत्पादन करना या एक ही वृक्षों से बहुत सारा फलों का या फूलों का उत्पादन करना जैव आवर्धन होता है। जो उन्नत किस्म का बीज खाद के द्वारा ये किया जाता है। तो इस प्रकार से मिट्टी या जल से पौधे के शरीर में सर्वप्रथम इन हानिकारक रसायनों का प्रवेश होता है, जो जंतुओं से होता हुआ मनुष्यों के शरीर में जाता है। क्योंकि आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष स्थल पर है, इस क्रिया के दौरान जैव अनिम्नीकरण नन बायोडिग्रेडेबल पदार्थों की मात्रा पहली पोषी स्तर से दूसरे अगले पोषी स्तर में क्रमशः बढ़ती जाती है। इस क्रिया को जैव आवर्धन कहा जाता है। खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायन एकत्रित हो जाते हैं, जिससे खाद्य पदार्थों में पानी से धोने या अन्य तरीकों से भी अलग नहीं किया जा सकता है। इनके सेवन से मनुष्य में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। और आजकल खेती भी जैव आवर्धन के माध्यम से ही किया जाता है, क्योंकि बिना जैव आवर्धन के कारण अच्छे किस्म के पौधे नहीं उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन यानी कहने का मतलब है कि ब्लड यानी रक्त। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। यह कोशिका में ऑक्सीजन को विसरित कर देती है, जिससे कोशिकीय शोषण हो सकता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। कोशिका में पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण कोशिकीय शोषण बाधित हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कितना 21 से 28 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। ये आप लोग का बायोलॉजी का सेट नंबर 4 था। अब हम लोग कल यानी नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का लेकर के आएंगे। तो यह वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए इतना ही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं और 2022 में एग्ज़ाम देंगे, इसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जल्दी से
starkstudy.com चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय।